गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा सोशियोलॉजी का पेपर 2 का 20th लेक्चर जो है लैंड रिफॉर्म्स पे। तो देश आज़ाद हुआ, भारत का जो देश 200 साल जिस पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था, 200 साल रूल किया था। तो कुछ एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ जो लैंड टेन्योर के रिलेटेड थी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, तो जिनके कारण जो लोगों का मास पॉपुलाइजेशन हुआ, बहुत ज़्यादा लोग गरीबी में रहने लगे। तब देश जब आज़ाद हुआ, जो उस टाइम जब फ्रीडम स्ट्रगल थी, तो नेशनल फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे नेशनल लीडर थे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था जब देश आज़ाद होगा तब हम लैंड रिफॉर्म करेंगे। तो ये जो लेक्चर है उन्हीं लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर है भी, जो उस टाइम देश आज़ाद होने के बाद जो लैंड रिफॉर्म हुए थे, तो वो कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स थे। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हम इम्पोर्टेंस क्या है, जो लैंड रिफॉर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब लैंड रिफॉर्म होते हैं, क्योंकि आप जब देखोगे जब ज़मींदारी था तो उसमें एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म था। एब्सेंटी क्या था? एक ज़मींदार ने दूसरा ज़मींदार अपॉइंट किया हुआ है, तो क्या था, वो किसानों से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे और वो पैसा वापस उसी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम हुई, गरीबी बहुत ज़्यादा हुई और एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन था। तो लैंड रिफॉर्म अगर देखोगे देश आज़ाद होने के बाद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, इतनी मास पॉपुलेशन है, तो खाना भी हमें वो है, खाना करना था भी, यानी कि सभी के लिए जो खाने का अरेंजमेंट करना था, वो कैसे होगा? जब एग्रीकल्चर से होगा। सेकंड थिंग क्या थी? अब देश आज़ाद हुआ, गरीबी बहुत थी, तो गरीबी को फाइट करने के लिए एक लैंड रिफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल था। जो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, अनटचेबिलिटी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब देश आज़ाद हुआ। आप आज का देश मत देखिए, आप 1947 का देश देखिए, तो उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो लेकिन तो उसमें क्या कहा गया, जो फ्रीडम फाइटर्स का विजन था, जो नेशनल लीडर्स का विजन था, भी लैंड रिफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है बहुत सारी सोशल इवल्स को फाइट करने के लिए। जब लैंड रिफॉर्म आए, जब देश आज़ाद हुआ, तो कुछ ऑब्जेक्टिव थे भी, जो लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी आएगी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे? रिस्ट्रक्चरिंग जो ग्रेडियन रिलेशन है टू अचीव एन ईगलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर। तो ये क्या था? किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन है, जरा गरीब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं था भी एक बंदे के पास ही क्या हो जाए, जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड हो जाए। लेकिन आप देखिए, आयरनी देखिए, लैंड के लिए हम लैंड रिफॉर्म तो किए, ईगलिटेरियन सोशल ऑर्डर, लेकिन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स इनकम इनक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी भी, जो 73% वेल्थ जनरेशन है इंडिया में, दैट इज कंट्रोल्ड बाय 1% इंडियंस। तो आप देख रहे हो, मतलब आयरनी, 1950 में हमारा क्या विजन था, 1947 में हमारा क्या विजन था, और 2023 में क्या हो रहा है। तो ये इनकम इनक्वालिटी की जो रिपोर्ट्स हैं, आप देख लीजिए कि ये ऑक्सफैम इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑक्सफैम इंडिया, तो उसको देख लीजिए कीजिए, ताकि आपको भी एक, क्योंकि ये चीज़ें जो डेटा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कोट इन योर आंसर्स, टू कोट इन ऑप्शनल आंसर्स, टू कोट इन ऐसे, तो ये प्लीज़ देख लीजिए। तो एलिमिनेटिंग एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस, रियलाइजिंग द एज ओल्ड गोल ऑफ लैंड टू टिलर, जो एज ओल्ड गोल था भी, जो खेती में काम कर रहा है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, उसी को लैंड मिले, ऐसा ना हो बेचारा वो किसी से रेंट पे ले रहा है। इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन्फ्यूजिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी। तो जी जब लैंड रिफॉर्म पॉलिसी बना रहे थे हमारे नेशनल लीडर, देश आज़ाद हुआ, तो जी इन्होंने रखा कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो अब देखेंगे जब ये ऑब्जेक्टिव रखे, तो इनको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो अब लेकिन उनको देखने से पहले हम एक, क्योंकि सोशियोलॉजी है, जीएस का आंसर नहीं है, तो कुछ नाम भी हमें याद रखने पड़ेंगे, कुछ एनालिसिस भी याद करनी पड़ेगी सोशियोलॉजिस्ट की, तो वो हम देखेंगे। तो पीसी जोशी, उसने बताया भी जो 4 तरह की अप्रोच थी लैंड रिफॉर्म में। तो आपको जो नाम कोट करने हैं अपने आंसर्स में, क्योंकि इन्हीं नेम्स के नंबर हैं।
और मैं आपको जो पीपीटीज तो दे ही रहा हूँ हर एक लेक्चर के साथ। और ये मैं जो पीपीटीज बनाता हूँ बहुत मतलब इग्नू का पूरा पढ़ के उसको समराइज़ करता हूँ, नितिन सांगवान सर की बुक को समराइज़ करता हूँ, तुषार अंशु सर के नोट्स को लेता हूँ और अपना और करंट अफेयर से भी कुछ ना कुछ उठाता रहता हूँ। तो मतलब ये सिर्फ क्या है भी स्टूडेंट्स को मैं मैक्सिमम हेल्प करूँ। तो इसलिए आप ये पीपीटीज का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आप अगर फ़ायदा उठाओगे तो वही मेरे लिए एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी, मेरे स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि मैं ये बहुत इस पे जो अपना हार्ड वर्क है बहुत एफर्ट दे रहा हूँ जस्ट फॉर हेल्पिंग यू स्टूडेंट्स। तो पीसी जोशी ने 4 अप्रोच बताई। एक तो पहली अप्रोच थी लैंड रिफॉर्म फ्रॉम अबव। क्या है, ऊपर से जो सरकार ने कानून बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी तो उसको देख के स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ कानून बना दिया, तो ये तो लैंड रिफॉर्म फ्रॉम अबव। सेकंड क्या है, लैंड रिफॉर्म ड्यू टू प्रेशर ऑफ पीजेंट मिलिट्री पीजेंट एक्शन फ्रॉम बिलो। नीचे से लोगों ने हथियार उठा लिए बड़े बड़े लैंडलॉर्डों के खिलाफ भी, हमें जैसे तेलंगाना मूवमेंट में देखा, नक्सलवाड़ी मूवमेंट में देखा। तो इसको कहा गया लैंड रिफॉर्म फ्रॉम बिलो। फिर हमारा जो था तो एक लैंड रिफॉर्म फ्रॉम बिलो क्या है भी, आपने लैंड लॉर्ड्स को परसुएड किया, पीसफुल प्रेशर बाय पीजेंट्स, जैसे विनोबा भावे जी ने किया था, भूदान मूवमेंट, ग्रामदान मूवमेंट। तो ये भूदान मूवमेंट क्या है और ग्रामदान मूवमेंट क्या है, इस योर होमवर्क ये आपने देखनी है, क्योंकि ये भी आपको कोट करने में हेल्प करेगी। और एक अप्रोच क्या है, फ्रॉम अबव, जो आपने लैंड रिफॉर्म के इनेक्ट की है, और फ्रॉम बिलो। तो जहाँ पे क्या था, जो सीपीआई ने वेस्ट बंगाल में किया था भी, ऊपर से एक्ट भी कर दिया, नीचे से मोबिलाइजेशन भी हुई, तो लैंड रिफॉर्म हुई। तो पीसी जोशी ये 4 तरह की अप्रोच बताती है। तो आपने जब लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन आए सोशियोलॉजी का, तो ये आप 4 अप्रोच से भी आंसर को ओपन कर सकते हो। तो प्री इंडिपेंडेंस में हमने देखा था परमानेंट सेटलमेंट था, रियातवाड़ी था, महलवाड़ी था, जिसके कारण क्या हुआ, जो लैंड थी कंसंट्रेशन थी कुछ हाथों में आ गई और क्लास ऑफ इंटरमीडिएट्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जो मास मेजॉरिटी ऑफ लोग थे टेनेंसी में चले गए भी, मतलब वो किराए पे ज़मीन मिल रही है उस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं, और किसी के पास मतलब लैंडलेस लेबरर्स बन गए थे, पॉवर्टी आ गई थी। तो जो प्री इंडिपेंडेंस कॉन्टेक्स्ट था, तो मैंने बताया था जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने प्रॉमिस किया था भी हम जो लैंड रिफॉर्म देंगे आपको। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म कौन से थे, जो फर्स्ट था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, जिसमें ज़मींदारी, रियातवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। तो इसमें क्या था भी, जो प्रॉपर जो जिस सिस्टम थे जो आपको रेंट देना पड़ रहा था एक किसान को, ज़मींदार को खेती करने के लिए, वो सारा ही सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। तो लेकिन अगर आप देखोगे ये प्रॉपर एबॉलिश नहीं हुआ था, ये मतलब प्रॉपर एबॉलिश नहीं हुआ था, क्योंकि जहाँ पे लैंडलॉर्डिज्म कहीं अभी भी कई स्टेट्स में ऐसे देखा गया। तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बोलते हैं सिर्फ JNK और वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ, अदर स्टेट्स में क्या था भी इंटरमीडिएट ने अपने अंदर लैंड को रखा, जिसके कारण क्या हुआ, जो ऐसा ही बोलते जो लैंड रिफॉर्म्स थे काफ़ी जगह फेल हुए, क्योंकि इंटरमीडिएट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट कर रहे थे, जो रेंट कलेक्ट कर रहे थे, ऑल्दो जो ज़मींदारी थी वो एबॉलिश हो गई थी। टेनेंसी रिफॉर्म क्या थे
भी जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर टेनेंट्स, भी टेनेंट्स को सिक्योरिटी देनी, भी आपको ऐसा नहीं है कोई भी अपनी ज़मीन से वो निकाल दे, भी अगर आपको उसके आप सपोज करो किसी की ज़मीन पे रेंट दे के वो कर रहे हो, टेनेंट हो उस पर, तो ऐसा नहीं है प्रॉपर भी कोई भी आएगा आज आपने रेंट दिया कल को कहे नहीं नहीं आपने खेती नहीं करनी। तो जहाँ पे प्रॉपर आपको लीगल प्रोविजंस हैं, सेफ गार्ड है, और ऐसा भी नहीं है भी रेंट आपसे मांग रहे 70% जितना प्रोड्यूस है या 100%, तो उस रेंट को भी इन्होंने क्या किया, रेगुलेट किया, जो 25% टू 35% था। और जहाँ पे कुछ स्टेट्स में उनको राइट टू ओनरशिप फॉर टेनेंट्स भी दिए, भी कुछ स्टेट्स ने क्या कहा भी आप जी लैंड को परचेज कर सकते हो। तो जैसे ये इम्प्लीमेंट तो हुआ लेकिन कुछ चैलेंजेस थे क्योंकि पॉलिटिकल रेजिस्टेंस थी, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग टेनेंट्स और इनएडिक्वेट मॉनेटरी मैकेनिज्म थे। तो कुछ आल्दो इससे वेरी गुड लैंड रिफॉर्म, लेकिन इसके भी कुछ चैलेंजेस थे। फिर आया लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग का भी था भी, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे किसी के पास 500 एकड़ होती थी, किसी के पास 1000 एकड़, किसी के पास 3000 एकड़। तो जहाँ पे जो लैंड सीलिंग इम्पोज की गई भी मैक्सिमम 100 एकड़ रख सकते हो, 50 एकड़ रख सकते हो, ताकि जो बाकी की सरप्लस लैंड है वो स्टेट उस पर क्या कर लेती थी, कंट्रोल ले लेती थी, अपनी टेक ओवर ले लेती थी और गरीबों में बांट देती थी। स्टेट वाइज वेरिएशन जो डिपेंड करती थी, डिपेंड ऑन लैंड की क्वालिटी कैसी है, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो जहाँ पे आल्दो ये लैंड इन्होंने चैलेंजेस क्या थे भी, ये लैंड सीलिंग इम्पोज तो की, लेकिन जहाँ पे क्या था जो सीलिंग लॉस को क्या किया, जैसे करो जहाँ पे फैमिली में के मेंबर है, फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो पहले सपोज करो इसके पास 1000 एकड़ थी ज़मीन और इन्होंने बोला 5 मेंबर सपोज करो भी 200 एकड़ कर सकते हो, तो 200 एकड़ इसके नाम कर दी, 200 एकड़ इसके नाम कर दी, 200 एकड़ इसके नाम कर दी, 200 एकड़ इसके नाम कर दी। जब वो कहते नहीं भाई भतीजावाद होने लगा, तो बेनामी ट्रांजैक्शन होने लगी, ताकि इस जो सीलिंग के लॉ को क्या किया जाए, इवेड किया जाए, बेनामी ट्रांजैक्शन जो हुई। और लैंड रिकॉर्ड्स कुछ कम्प्लेक्स थे और एक मॉनिटरिंग भी इतनी थी, और जहाँ पे करप्शन भी थी, क्योंकि जो लैंड लॉर्ड थे वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ मिलके इसको इवेड करने लगे। फोर्थ क्या था, कंसोलिडेशन। जो लैंड थी फ्रैगमेंट थी उसको कंसोलिडेट किया गया, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के बड़ा लैंड, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सके। फिर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जो लैंड थी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि सोशल इनक्वालिटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल इनक्वालिटी को कम किया जा सके और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो बेनिफिशरी कैटेगरीज देखा गया, लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल कम्युनिटीज, तो जिस सबको देखा गया वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे भी चैलेंजेस थे, मतलब ये सारी जगह ही चैलेंजेस थे, क्योंकि करप्शन थी बहुत सारी और आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था, अभी कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिफरेंट जो चैलेंजेस थे। अब आप देखोगे जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, तो ये 5 तरह के लैंड रिफॉर्म किए थे, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर अगर आप देखोगे आगे जो लैंड रिफॉर्म और सोशल जस्टिस, तो लैंड रिफॉर्म ने जो सोशल जस्टिस को कैसे प्रमोट किया, क्योंकि ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं हम लैंड रिफॉर्म के, उसको हमने एड्रेस करना है। तो जो लैंड रिफॉर्म्स थे, वन सेकंड क्लास, आई थिंक पेन नहीं चल रहा है। तो हम ऐसे ही देखेंगे, अभी ये पेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो लैंड रिफॉर्म्स ने जो सोशल जस्टिस को कैसे प्रमोट किया, जब देखोगे आप जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ थी,
तो मार्जिनल कम्युनिटीज़ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जो कि गरीब कम्युनिटीज़ थी। तो उनको जब लैंड मिलेगी तो वो खुद की अब लैंड के ऑनर हो गए, तो उनको वो खुद खेती कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी इकोनॉमिकल पोजीशन वो होगी, तो कास्ट बेस्ड इनक्वालिटीज़ कम हुई। तो इसी तरह जो लैंड रिफॉर्म ने कास्ट बेस्ड इनक्वालिटीज़ कम की, और जो वुमेन्स लैंड राइट थे और जेंडर इक्वालिटी को भी इसने प्रमोट किया। आप कब देखोगे जो लैंड रिफॉर्म ने एग्रीकल्चर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। तो वो जो कैसे किया, तो जो मैंने सारी पीपीटीज दे रखी है, तो हम इसको प्रॉपर थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसी तरह जो चैलेंज थे लैंड रिफॉर्म के, मैंने जैसे बताया पॉलिटिकल रेजिस्टेंस और लूप होल इन लेजिस्लेशन, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थे, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन थी, इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड्स थे और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, और इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन और लैंड एक्विजिशन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो जहाँ पे जो लैंड थी, जो अगर देखो गरीबों को बांटनी थी, लेकिन अब अर्बन सिटीज़ डेवलप होने लगी तो उधर ज़्यादा लैंड वो करने लगे। तो अब क्या कहते हैं, जो कंक्लूजन अगर हम देखेंगे भी, जो हमने अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म से लेसन सीखे, हमें उनको देख के इम्प्लीमेंट, जो आगे के हम सेकंड जनरेशन लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, तो उन जो लर्निंग्स हैं उनको हम कंसीडर करके एक पॉलिसी बनाएं जो हमारे उस टाइम कमियां रह गई थी, तो हम उसको पूरा कर सकें। और लैंड रिफॉर्म जो हैं वो अभी जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और चेंजिंग नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसको भी आपको देखना है। और जो लैंड रिफॉर्म आपके होने चाहिए वो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करें। अब लैंड रिफॉर्म के अदर एस्पेक्ट क्या हैं, लैंड रिफॉर्म एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, लैंड रिफॉर्म और क्लाइमेट चेंज कैसे वो उसको हमने देखना है, लैंड रिफॉर्म और इंडिजिनियस पीपल। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिजिनियस पीपल है, जो ट्राइबल पीपल हैं, तो इनके भी जो लैंड राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, तो क्योंकि जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और वो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जो 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 जिस लैंड पे फॉरेस्ट है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। और लैंड रिफॉर्म और अर्बन लैंड इशू, तो जैसे इनफॉर्मल सेटलमेंट, लैंड स्पेकुलेशन, तो ये भी चीज़ों को, क्योंकि आप लैंड रिफॉर्म को अर्बन इशू से भी कनेक्ट कर सकते हो। और जो लैंड टाइटलिंग और रजिस्ट्रेशन है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, जैसे कि डिजिटल टूल, जीआईएस मैपिंग। एक गवर्नमेंट ने भी स्वमित्वा एक स्कीम चलाई थी, तो वो भी आप देखिएगा, स्वमित्वा थी, SVMITVA, तो वो भी एक आप देखिएगा, वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी जो लैंड रिफॉर्म्स को एक लैंड रिफॉर्म में एक बड़ा ही क्रूशियल माइलस्टोन थी। तो लैंड रिफॉर्म के साथ साथ आपको कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी देखना है, भी जो लोग आपको स्पेशलाइज लैंड कोर्ट्स बनानी है, क्योंकि आप देखोगे गाँव में जो ज़्यादातर लड़ाई होती है वो लैंड के कारण होती है। जैसे कि हमारे पंजाब में बोलते शरीकाबाजी, शरीकाबाजी ज़्यादातर क्या होती है, ज़मीन के उस पर होती है। कई पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं, शरीक 1, शरीक 2, तो उसमें दिखाया गया है उन मूवीज़ में, पंजाब की मूवीज़ में भी जो लैंड है वो कैसे दो फैमिलीज़ में एक डिस्प्यूट का कारण बनती है। तो इसके लिए आपको देखना है, मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो साथ में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी देखें, जैसे कम्युनिटी बेस्ड लैंड मैनेजमेंट कमेटी, जो स्पेशलाइज लैंड वो कोर्ट्स, ताकि जो कन्फ्लिक्ट हैं, जो लैंड की लड़ाइयाँ हैं गाँव में, उसको एड्रेस कर सके और सोशल हार्मनी को प्रमोट करें। और सिविल सोसाइटी और सोशल मूवमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो लैंड रिफॉर्म्स में, तो वो बताएंगे, एडवोकेट करें लैंड रिफॉर्म्स को, लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें उनके लैंड राइट इशू के लिए, और गवर्नमेंट को भी काउंटेबल करें भी आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि आज भी लैंड रिफॉर्म, भले ही आज हमें 75 साल हो गए, लेकिन आज भी कहते हैं, जैसे भी बिहार में या यूपी में, ईस्टर्न यूपी में अभी भी लैंड रिफॉर्म प्रॉपर नहीं हुए। वैसे तो जो पैन इंडिया में काफ़ी जगह पे ऐसा है, तो इसके लिए सिविल सोसाइटी और सोशल मूवमेंट भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है। और हमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए, जहाँ पे इंटरनेशनली कुछ जगह जो लैंड रिफॉर्म है, साउथ कोरिया, ताइवान, जिम्बाब्वे, तो हमें वो देखना है भी वहाँ पे जो सक्सेसफुल हुए हैं, और जहाँ पे कुछ चैलेंजेस थे तो उन सबसे सीख के भी हम
एक लैंड रिफॉर्म सीख सकते हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हम प्रमोट कर सकते हैं लैंड रिफॉर्म में, जैसे कि आज हम कॉरपोरेट फार्मिंग की बात करते हैं, तो ये भी एक एस्पेक्ट है लैंड रिफॉर्म का। और लैंड रिफॉर्म को आप एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो अपने रिसोर्स पूल करेंगे ताकि उनकी जो उनको क्रेडिट मिले, उनकी मार्केट कर सके अपने प्रोडक्ट की, ताकि वो और इफ़ेक्टिव हो सके। जैसे कि आप देखोगे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो सबसे फेमस एग्जांपल है अमूल, AMUL, जो अमूल हम बटर खाते हैं, अमूल दूध पीते हैं, तो वो सबसे फेमस एक एग्जांपल है। अब देखिए जो लैंड रिफॉर्म हो गए, लेकिन मैंने आपको बताया कुछ सोशियोलॉजिस्ट के आपको नाम ड्रॉप करने हैं। तो जो प्रोफेसर ML दंतावाला था, तो वो कहते हैं जो लैंड रिफॉर्म थे ना भी आधे मन से किए हैं लोगों ने, भी जो सरकारें थी उन्होंने आधे मन से किए हैं भी। ये तो आप कह रहे थे भी ये दवाई का एक जो प्रॉब्लम थी उसका सल्यूशन बनेगा, लेकिन ये तो जो प्रॉब्लम थी उससे भी ज़्यादा बदतर हो गया। उन्होंने कहा भी जो रिजल्ट्स हैं, भी जो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, वो जो सेटिस्फैक्शन होनी थी वो अभी तक हमें नहीं हुई। प्रोफेसर ML दंतावाला। तो जो कुछ चैलेंजेस मैंने वो कर रखे हैं, अलग से एक PPT बना दी थी, तो जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं चैलेंजेस। और इसी तरह जो जैन ब्रीमन है, तो वो भी कह रहे हैं, कहते पहले क्या था, पैट्रोनेज का एक कंसेप्ट था। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वो पैट्रोन करते थे, जो वो थे स्मॉल फार्मर, भी उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे क्योंकि उनकी लॉयल्टी और लेबर के लिए। लेकिन जब लैंड रिफॉर्म हुए, बड़े ज़मींदारों से ज़मीन छीन ली, तो अब एक पावर का वैक्यूम क्रिएट हुआ, जिसको वैक्यूम को किसने फुलफिल किया, मनी लैंडर, ट्रेडर, कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जहाँ पे क्या करने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे रूरल वर्कर्स को। तो लैंड रिफॉर्म के कारण जो पैट्रोनेज का सिस्टम था वो किससे ज़्यादा रिप्लेस हो गया, थ्रू एक्सप्लॉइटेशन। डेनियल थॉर्नर क्या कह रहे हैं भी, भले ही लैंड रिफॉर्म हुए, भले ही आपने लैंड रिफॉर्म किए, लेकिन जो लैंड और कास्ट में एक नेक्सस था वो आज भी आपको रूरल इंडिया में मिलेगा। जब उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा हुआ है, एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया। P साईनाथ कह रहे हैं भी आपसे लैंड रिफॉर्म 6 डिकेड हो गए, अब तो 7 हो गए भी, वो अभी तक नहीं हुए। लेकिन जब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आपको लैंड चाहिए, वो आप 6 महीने में कर सकते हो भी। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल दिखाता है। और अरविंद दास और आनंद चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं भी, जो हेजेमोनिस्टिक लिंक है बिटवीन डोमिनेंट कास्ट और लैंड होल्डर्स और पावर में, तो ये भी एक बात कर रहे हैं, वो आज भी है। और व्यास क्या कह रहे हैं, व्यास एक स्कॉलर थे, तो वो कह रहे हैं भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने इफ़ेक्टिवली जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी थी वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं की, और उसके कारण जो लैंड, क्लास और पॉलिटिकल डोमिनेशन अभी भी सोसाइटीज़ में है। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे तो इसमें क्या है, जो लैंड रिफॉर्म था वो मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। आई होप क्लास आपको जो समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।